यस, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 12। और अध्याय 12 के बारे में मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बताया था, अगर तुम लिख दो तो मजा आ जाए। जब ये मतलब बुक शुरू करी थी तब मैंने कुछ बताया था, चरक शुरू करी तब। देखो, वात, कला, कलिय, एक तो ऐसे तोड़ सकते हो, एक तोड़ सकते हो वात प्लस कला प्लस अकलिय। चक्रपाणी इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, कला शब्द का अर्थ है गुण, इसलिए अकला का अर्थ क्या होगा? दोष। चूंकि इसके दो तरह के संधि विच्छेद संभव है, तो अगर ऊपर वाले की बात करें तो वात के गुण प्लस गुण, मतलब वात की तात्विक रूप से जो व्याख्या हुई है, गुण और फर्दर और गुण, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन वात का जिस अध्याय में मिलता है वो वात कला के लिए कहलाता है, अगर ऊपर वाली संधि को माने तो। नंबर 1। नंबर 2, वात कला प्लस अकला, तो जिस अध्याय में वात के गुण और दोष बताए गए उस अध्याय को क्या कहेंगे? वात कला के लिए। और आप लोग जानते हैं, मैंने आपको चरक सूत्र 9 में बताया था कि चरक अनुसार चिकित्सा षोडश कला युक्त होती है। षोडश क्या है? गुण है ना, 1 के 4 है तो 4 के 16 हुए। और उसी तरह सुश्रुत ने आत्मा या कर्मज पुरुष के कितने को क्या माना है? षोडश कलाओं से युक्त माना। तो सुश्रुत का पुरुष षोडश कला युक्त है, चरक की चिकित्सा षोडश कला युक्त है, तो कला का अर्थ वहां भी गुण ही था। तो चक्रपाणी ने वहां से इस चीज को शाब्दिक रूप से समझाया कि 2 टुकड़े कर सकते हैं, वात प्लस कला प्लस कलिय, वात प्लस कला प्लस अकलिय। तो कला कला आएगा तो गुण गुण, मतलब इंपॉर्टेंट गुण, और फिर बहुत रेयर गुण वो भी। और वात कला प्लस अकलिय का अर्थ हुआ कि कला यहाँ एक गुण के अर्थ में, दूसरा जो है वो अकलिय शब्द जो है वो दोष के अर्थ से। हेलो, हाँ जी जी, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, अभी क्लास खत्म होने को है ना। अब सुनो, किसी ने लिखा वो फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया? मैंने चैट देखी नहीं अभी। यस, चरक संहिता के अंदर कुल 7 संभाषाएं हुई। जो बच्चे नए हैं, और नए वालों ने भी चरक वाली फर्स्ट क्लास तो पक्का ले ली होगी, तो अगर आजकल में जुड़े हैं तो वो सुने। चरक संहिता में संभाषा कितनी? 7। और सातों ही संभाषाएं उन स्थानों में है जो स से शुरू होते हैं, सूत्र। और क्या है भी? शारीर, एक रह गया ना, सूत्र स्थान में तो 4 है। हाँ सही तो है, सूत्र, शारीर और सिद्धि, ये 3 ही तो स्थान है जो स से शुरू होते हैं। सूत्र में 4 है, सिद्धि में 2 है, और वो शारीर में 2 है और सिद्धि में 1। अपन पढ़ रहे सूत्र स्थान, इसमें कुल 4 संभाषाएं, मतलब 4 जगह आचार्य इकट्ठे हुए। पहला चैप्टर 12वां चैप्टर 25वां और 26वां। 12वें चैप्टर में वात से संबंधित संभाषा है, और इसलिए इसको बोला जाता है वात कला कलिय अध्याय। कला और अकलिय और कला और कलिय का अर्थ मैंने आपको समझाई दिया। विमर्श में आओगे, शारंगर की एक लाइन मिलती है, पितम पंगु कफम पंगु पंगु मल धात्व वायु नाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये लाइन आएगी और रेफरेंस पूछेगा कौन है, तो आंसर करना शारंगर। अब शारंगर कह रहा है कि पित्त जो है उसके भी पांव नहीं है, विकलांग है दोनों पांवों से।
कब भी विकलांग, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों में नहीं है। जो मूवमेंट है इधर से उधर भागने का, वो गुण वात का है। तो पिता पंगु, कफ पंगु, पंगुओ मल धातु, और मल और धातु भी पंगु है। वायु नाम यत्र नियत, जहां वायु तय करती है और ले जाके पटक देती है, तत्र गच्छन्ति मेघवत, वहां पर बादलों की तरह बरस जाता। और बारिश कैसे होती है? मानसून को अपन जो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व करते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, यहाँ ज्यादा दबाव का क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पे इसलिए तूफान आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अकाल पड़ गया। क्या है वो? इसका दबाव है, हवा का। बादलों को हवा जहाँ ले जाती है वहां पर प्रेशर का डिफरेंस आता है, और बादल वहां ज्यादा रुकते हैं, तो जो वो है वाटर कंटेंट, वो गैस वाली फॉर्म से किस में आ जाता है? लिक्विड वाली में। गैस फॉर्म में ऊपर था, लिक्विड में कन्वर्ट होती, ग्रेविटेशन वजह से नीचे गिर जाता है। आई बात समझ में? ये लाइन याद रखनी है। चलिए, वाद संबंधी संभाषा, यहां पे क्वेश्चन दिए हुए 8, और यही क्वेश्चन है कि वाद कलाकली में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? 8 प्रश्न। कितने प्रश्न है? 8 प्रश्न पूछे। विमर्श में वही लिखा है कि चक्रपाणी ने कला शब्द का अर्थ गुण किया है। उदाहरण में चतुष्पाद में जैसे अपन ने पढ़ा था षोडश कला, अतः अकला शब्द का अर्थ हुआ गुण विरुद्ध अर्थात दोष। अतः वात कला के लिए का अर्थ हुआ कि जिसमें वात के गुण और दोषों का वर्णन है, वो चैप्टर। दूसरा अर्थ चक्रपाणी ने किया कि कला का अर्थ सूक्ष्म भाग, और कला का कला मतलब सूक्ष्म का भी सूक्ष्म। तो सूक्ष्म भाग का अर्थ ही हुआ कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको माइक्रो से माइक्रो लेवल पे जाके समझना। अब यहां स्पेसिफिक है कि कला सूक्ष्म भाग है, लेकिन है गुण अर्थ में। तो दो धातुओं के बीच में जो पतली झिल्ली होती है, बहुत बारीक महीन, उसको कला कहते हैं। उस अर्थ में चक्रपाणी ने बोल दिया सूक्ष्म भाग। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या वात की जिस अध्याय में की गई, वो वात कला कर। अब आचार्य आते हैं, सबसे पहले कुश, वात के गुण किसने बताए? इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कि वात कला कली अध्याय में वात के गुण किसने बताए? कुश ने बताए। कितने बताए गुण? इसने कुश ने। कितने बताए? 6 गुण। और इन 6 गुणों में क्या बोला? वो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विषदे षडी में वाद गुणा भवंती। अब एक बार बीएचयू वालों ने बच्चों को परेशान करना था, उनको ऐसे जज की एग्जामिनर की, उसने श्लोक डाल दिया और पूछ लिया रेफरेंस। अब सारे बच्चों ने, पढ़ने वालों ने अच्छे से याद कर रखा था कि वात पित्त कफ के गुण तो चरक में 7-7 बता रखे हैं, इनको गिना उसने, रुक्ष लघु शीत, पीछे लिख रखा षडी में वाद गुणा। आंसर तो चरक ही जाएगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन में था ही नहीं, और कुछ संहिता कोई होती नहीं है। चरक संहिता ऑप्शन था, उसका आंसर गया, लिखा तो चरक में। हाँ, अगर एग्जामिनर ऐसे पूछे कि वात कला कली अध्याय के अंदर वात के गुण किस आचार्य ने बताया, तो कुछ याद कैसे करोगे? दोनों मुंह की मात्रा है, इससे याद करना है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। इसने वात का दारुण गुण माना है, और ये नई बात। जो चीज मैं आपको 7 गुण वाली बोल रहा हूं वो ये रही। यहां सूक्ष्म और चल 2 गुण नहीं माने उसने, उनके स्थान पर दारुण गुण माना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वात का प्रकोप, कोप याद कर लो, तो कोप बराबर कुमार शिरा। कह सके कोप किसने बताया? कुमार शिरा भारद्वाज ने। कहा कुछ नहीं उसने ये कहा कि भाई जो वायु के गुण होते हैं, उन गुणों से युक्त द्रव्यों का अगर सेवन करेंगे तो वायु का कोप हो जाएगा। सामान्य सी बात है, लेकिन कोप बराबर कुमार शिरा जाएगा। और इसके पीछे जो एक लाइन लिखी हुई है, वो सब अपनी डायरी में, मैं तो कह रहा हूं फ्रंट पेज पे लिख लेना। समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति। चरक सूत्र 12, वात कला कर लिए की लाइन। अब बात बड़ी सिंपल बोली कुमार शिरा भारद्वाज ने कि भाई जिन समान गुणी चीजों का आप सेवन करोगे
उन धातुओं से उन चीजों से संबंधित धातुएं अगर शरीर में जो जो है उन सबका अपना अपना पोषण हो जाए। और सामान्य का सिद्धांत ही कहता है सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य बुद्धि कारण। आप शक्कर खाओगे तो शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ेगी, आप अगर तीखी चीजें ज्यादा खाओगे तो उन रसों से संबंधित भाव शरीर में बढ़ेंगे, उनसे संबंधित धातु जो इफेक्ट है वो आएगा। तो ठीक वैसी बात लिखी, लेकिन इस सामान्य बात का जो महत्व है ये और जगहों पे एज ए रेफरेंस जाती है लाइन, ये समान गुण अभ्यास होगी धातु नाम वृद्धि कारण। ये रेफरेंस कहाँ मिलता है? तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में ऐसा रेफरेंस मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अब है शमन। तो शमन को मैं शन शमन लिख रहा हूं, एक ही बात होता है। शन शमन बराबर कांकायन, और कांकायन किस देश का वैद्य था? वालिक देश का। वालिक भिषक बोलते हैं इसको। पुराने जमाने में जो इजी पेपर आते थे पीजी के, जब आयुर्वेद के लोग पढ़ते नहीं थे तब ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कांकायन किस देश के वैद्य थे? वालिक देश। अब तो बच्चे बच्चे को पता है, जिस बच्चे को नहीं पता है आज पता चल गया। तो कांकायन बराबर शमन। अब 3 बातें मैं रिपीट कर रहा हूं। गुण कुश, वात के लिए ना, वात के गुण कुश, कोप कुमारशिरा, और संशमन कांकायन। ठीक, इसने बस उसी लाइन को उल्टा कर दिया कि विपर्यो ही धातु नाम प्रश्नम कारणमिति। विपरीत गुणी धातुओं का प्रयोग करने से धातुओं का शमन होता है, क्योंकि इसको बताना शमन था। ठीक, नेक्स्ट, वृद्धि कोप है और हास समन है, ये तो पता ही होगा। अब वात के शमन और कोप दोनों को बताया बडिस धामार को। प्रकोप एवं प्रशमन दोनों किसने बताया? बडिस धामार ने बताया। मेरी बात सुनना, 2 चीजें हैं, कोप और शमन। और ये आदमी तो एक ही है, लेकिन इसके नाम में ऐसा लगता है 2 नाम है, बडिस अलग है धामार का अलग। तो दोनों उसने बताया जिसके नाम में 2 नाम थे। कुछ में तो है ही नहीं, ये कुछ नहीं जाएगा। वो बराबर कुमारशिरा, वो तो कह सके है वैसे ही, और कांकायन शमन हो गए। तो बडिस धामार को क्या जाएगा? वात कोप और शमन दोनों एक साथ बताने वाला आचार्य इस भाषा में ये। ठीक है, चलो अब कोप के क्या इसने लक्षण बताए? इसने कुछ नहीं बताया। इसने ये बोला कि रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिर, इन से संबंधित भावों को खाएगा तो कोप हो जाएगा, अगर इन्हें अंदर लेगा शरीर में औषधि या अन्न के रूप में। और स्निग्ध गुरु उष्ण सलक्षण मृदु पिच्छिल घनकारी भावों को ग्रहण करने से वात का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तत् श्रुत्वा बड़ी सुवचन वायुर्विद राजस। अब आ गया वायुर्विद, और इस वायुर्विद ने जो बताया वो सबसे जोरदार। कर्म, वापस लिख रहा हूं, गुण कोप संशमन प्रकोप प्लस प्रशमन, ये अलग अलग जैसे लिख रहा हूं वैसे याद करना। 1 2 3 4 और ये 5। ये कुश, ये कुमारशिरा, ये कांकायन, ये बडिस धामार और ये वायुर्विद। वायुर्विद ने इनके कर्म बताए, किसके? वात के। जरूर से याद करना है, किताब में ऊपर जहां भी जगह हो वहां लिख लेना, लेकिन याद जरूर से करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बताएगा उस चीज पे प्रकाश डाल। अब सुनना ध्यान से।
क्या लिखता है दूसरी लाइन में, वायु कुपित अकुपितस्य शरीरचस्य शरीरेषु चरते कर्माणि वही शरीरेभ्यो वा भवन्ति। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो लिखा कुपित, एक लिखा है अकुपित, एक लिखा शरीर, एक लिखा अशरीर। तो इस शरीर के अलावा जो कुछ है वो सब क्या है, दुनिया है। तो इसको अपन लिख सकते हैं लोकगत, और ये हो जाएगी शरीरगत। और जो कुपित है वो विकृत है, विकृत होता है। और जो अकुपित है वो प्राकृत है। इसमें जो भी मैंने पर्याय लिखे, इसमें अगर अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी, फिर मैं आगे की बात करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन जरूरी नहीं है कुपित है कुपित आए और शरीरगत या लोकगत आए। पर्याय में से भी कोई भी आ सकता है कि शरीरगत है कि यह शरीरगत है। फिर उनके दो ऑप्शन है कि शरीरगत दो प्रकार की होती है, प्राकृत विकृत, और लोकगत भी दो प्रकार की होती है, प्राकृत विकृत। अब प्राकृत विकृत को ही पुनः क्या कह देते हैं, प्राकृत है कुपित और विकृत कुपित। इसमें कोई इशू नहीं है ना, ये बात समझ आ गई ना, जो पर्याय वाली बात यहाँ समझा रहा हूं। जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। दोबारा बताऊं, सुनो, अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर आगे पिक्चर नहीं समझ आएगी, इसलिए बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अबे चल जा, अच्छा उल्टा चलेगी, ये पेन तुम्हारी तरह हो गया। देखो वायु है, अब या तो वायु शरीर में रहती है या कहाँ रहती है, दुनिया में, लोक में। तो ये शरीर वाली है, तो इसको अपन अशरीरगत लिख सकते हैं। अब जो शरीर में वायु है दो तरह की हो सकती है, प्राकृत और विकृत। जब प्राकृत होती है, शरीर में सभी चीजें जो वायु के कर्म होते हैं, प्राण उदान समान अपान, वो अपने अपने काम करती है। विकृत होती है तो ये फिर रोग करती है। इसी तरह संसार की वायु भी दो तरह की होती है, प्राकृत और विकृत। प्राकृत होती है तो टाइम पे बारिश होती है, टाइम पे गर्मी आती है, टाइम पे सर्दी आती है, तूफान बवंडर नहीं आती। विकृत होती है तो ऋतु में डिस्टर्ब हो जाती है, या भयंकर तूफान आते हैं, या कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर अकाल, वायु एक साथ सारे बादलों को लेगी। तो ये प्राकृत और विकृत, इनको अपन और क्या कह सकते हैं। प्राकृत को मैं अकुपित बोल सकता हूं और विकृत को मैं कुपित बोल सकता हूं। ये भी सेम वही प्राकृत अकुपित ही होगा और विकृत कुपित। और उसी तरह से जो शरीरगत है, ये शरीरगत वायु है और ये अशरीरगत वायु है। तो अशरीरगत वायु को मैं लोकगत वायु बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना, हाँ ना बोलना, जल्दी बोलो। अब भी अगर किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आगे श्लोक के अंदर कहीं शरीरगत लिखा हुआ है, कहीं अशरीरगत लिखा हुआ है। तो शरीरगत में तो कोई डाउट नहीं है, अशरीरगत में आपको समझना है कि दुनिया वाली वायु की बात कर रहा है, जो दुनिया के अंदर हवा चलती है उसके लिए। जल्दी बोलो, जिनको कंफ्यूजन था उनको ठीक समझ आ गया होगा, अरे बोलो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते टाइम पर यहां कुछ लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुना, जो मैंने ऊपर अभी क्लासिफिकेशन किया है ना, ये वाला, ये अपने को क्या पढ़ना है, पहले शरीरगत प्राकृत वायु पढ़नी है, फिर शरीरगत विकृत वायु पढ़नी है, फिर लोकगत प्राकृत पढ़नी है, फिर लोकगत विकृत पढ़नी है। कि कब माने कि शरीर वाली प्राकृत है, मतलब उनके गुण कर्म पढ़ने हैं कि ऐसा हो, इसका मतलब शरीरगत वायु प्राकृत है, और जब ये प्राकृत अवस्था में होती है तो ये काम। तो प्राकृत अवस्था में वायु शरीर में क्या करती है, विकृत अवस्था में वायु शरीर में क्या करती है। ये तो शरीरगत वायु के दो प्रकार हो गए।
उसी तरह लोकगत वायु प्राकृत अवस्था में इस दुनिया में क्या क्या करती है, और जब विकृत हो जाती है तो क्या क्या बवंडर लाती है, वो सारी बात। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शरीरगत प्राकृत वायु के कर्म यहां से, और क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। वायु तंत्र यंत्र धर, तंत्र मतलब सिस्टम, यंत्र मतलब ऑर्गन। तो ऑर्गन और सिस्टम अपनी जगह पे सही सही रहते हैं जब वायु सही रहती है। अब प्राकृत है, अभी शरीरगत वायु, ये किसके लक्षण है, शरीरगत प्राकृत, या फिर हम कह सकते हैं अकुपित वायु के लक्षण या कर्म या लक्षण या कार्य जो भी। तो वायु तंत्र यंत्र, फिर क्या लिखा है, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। और इस वायु की आत्मा मतलब इसके डिवाइडेशन मानो कौन है, प्राण उदान समान व्यान अपान, ये 5 भी है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उवाचाना, चेष्टा वाच, चेष्टा किसका काम है, व्यान वायु। जितने भी मूवमेंट आपकी बॉडी करती है पूरे शरीर की, वो व्यान की वजह से करती है। क्यों, क्योंकि व्यान वायु तो पूरे शरीर में है, सर्व शरीरगत वायु है। और वाच का संबंध प्राण उदान से हो। फिर नियंता प्रणेता चय मन से, और ये सबका फेवरेट है, नियंता प्रणेता चय मन से। और मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, मतलब जब तुम्हारी ये किताब पूरी हो जाएगी तो मैं ये वाला टुकड़ा देके तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवा दूंगा, और तुम कितना याद रख के दिखा देना कि नियंता प्रणेता चय मन से ये वायु का कर्म था। और मैं तुमसे आत्मा करवाऊंगा, देखना जब शारीरिक स्थान पढ़ा दूंगा तो उसके अंदर तुम करोगे नियंता प्रणेता चय मन से, आत्मा ही होगा। आत्मा नियंता प्रणेता कैसे हो सकती है गधे, आत्मा तो निष्क्रिय है, वो तो चुपचाप बैठी है, वो किसी को क्या कंट्रोल करेगी। अगर आत्मा मन को कंट्रोल कर लेती तो इतने कांड ही ना होते दुनिया में। कर्म जो हो रहे हैं बुरे कर्म, उनका फल भोगने के लिए व्यक्ति का जन्म हो रहा है। और जिस दिन आत्मा के कहने में हो जाएगा मन, उस दिन तो तू दीवारों के पार देखने लग जाएगा। शारीरिक स्थान पढ़ाऊंगा। सर्व इंद्रिया नाम उद्योजक, सभी इंद्रियों को जोड़ के रखता है। और तुम लोगों ने सुना होगा कि सर मैं फोकस नहीं हो पाता हूँ, ओरिएंटेड नहीं हो पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं बनती है मेरी। जिन लोगों की वाद वृद्धि होती है ना, उन लोगों की कंसंट्रेशन कम होती है। और वाद वृद्धि कई कारण एक्यूट भी हो सकता है, जैसे एग्जाम फोबिया है। तो एग्जाम फोबिया अगर बढ़ेगा, या फालतू दिमाग लगाओगे, या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सोचोगे, तो इससे कंसंट्रेशन घटेगी। और इसीलिए बोलता हूं हमेशा कि सिलेक्शन के बारे में सोचना और सिर्फ सोचते ही रह जाना और उसी की चिंता करते रहना सेलेक्ट होने से रोकता है। तो सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो ना, ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। फिर इसमें से 120 क्वेश्चन आएंगे, उनमें जो तुमको याद है उसका आंसर करना है, जो तुमको याद आए। और तुमको ज्यादा से ज्यादा याद कराना है, उसका फॉर्मूला मेरे पास है, उसका शेड्यूल मेरे पास है, कैसे पढ़ना है, कितने टेस्ट देने, कितने दिन में सिलेबस करना, सब लास्ट तक अपन डिस्कस करेंगे बैठ के। तो जो इस तरह से पढ़ लेगा उसको डर लगेगा ही नहीं। और जरा सा हल्का फुल्का अगर एग्जाम फोबिया रहता भी है तो वो चलता है, इतना होना चाहिए ताकि पढ़ाई ठीक से हो, क्योंकि अपन बातों की भूत नहीं है ना। सर्व इंद्रिया नाम अभिवोढ़, सभी इंद्रियों को ठीक से काम करने के लिए स्पेस देती है वायु। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, संपूर्ण शरीर की धातुओं को जो कॉम्पैक्टनेस है, दृढ़ता, वो बनी रहती है। अब सोचो अगर वायु कुपित हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। संधान कर शरीर से, शरीर जुड़ा रहता है, सही सी जगह पे चीजें होती है वो जुड़ी रहती है। अगर वायु कुपित हो जाए, आपने देखा होगा वृद्धावस्था में वात कुपित होती है वय के अनुसार, स्टार्टिंग में कब, मध्य में पित्त, अंत में वायु। ये घुटने घिसते हैं, फिर घुटनों के बीच में गैप आ जाता है, तो शरीर अलग हो रहा है ना, संध्या शिथिल हो रही है, लिगामेंट टेंडन जो है वो काम करना बंद करने, तो शरीर का संधान टूट रहा है। प्रवर्तक वाच्य, वापस लिख दिया, वायु जो है वो बोलना, तो वोकल कॉर्ड में से एयर नहीं निकलेगी तो क्या ही शब्द बनेंगे, वायुची। अब सुनते रहना ध्यान से आगे। प्रकृति स्पर्श शब्द, वायु किससे उत्पन्न होता है, शब्द और स्पर्श। आपने पढ़ा होगा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पंचीकरण का एक सिद्धांत है, वो ये बोलता है कि एक महाभूत के मॉलिक्यूल को बनने के लिए
1/2 पार्ट तो मुख्य वो जो होता है वो, और बाकी के 1/2 के अंदर 4 होते हैं, तो ये होते हैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस ऐसे। अब ये 1/8 के 4 पोर्शन जुड़ेंगे, ये 1/2 हो गया, आधा ये आधा मुख्य। और आपने ये भी सुना होगा कि आकाश की उत्पत्ति शब्द से होती है, वायु की उत्पत्ति शब्द और स्पर्श से होती है, अग्नि की उत्पत्ति शब्द स्पर्श और रूप से होती है, सुना है ना। तो वही तो है कि आकाश के बाद वायु बना तो उसके अंदर आकाश वाली तन्मात्रा रहेगी। तो वायु की प्रकृति अगर पूछ ले तो 2 होती है। प्रकृति का अर्थ समझो, उत्पादक। जैसे अपने लिए प्रकृति उत्पादक के अर्थ में कौन है? अपने माता पिता, जिनके अपन संतान। श्रोत स्पर्शनी और मूल, स्पर्श इंद्रिय का और श्रोत इंद्रिय का संबंध किससे? शब्द से और स्पर्श, इनका मूल हो नहीं। और ये आया था उत्तराखंड वो जामनगर 2015 में। हर्ष उत्साह की योनि कौन है? वात। क्योंकि डिप्रेशन वाला जो होता है ना, उसमें वात अत्यधिक कुपित होके और कफ से जगह जगह स्रोतस अवरुद्ध कर देती है, तो वो कफ प्रकोप जैसी अवस्था लगती है। वैसे विषाद वातिक रोग है, लेकिन आप अगर एक्साइटमेंट फील करते हैं, खुश रहते हैं अपने जीवन में, तो उसका कारण ये कि आपकी वायु बैलेंस है। और ना भय के कारण तो क्या होगा? वायु बढ़ेगी, हर्ष उत्साह भग गए। समीरणो अग्नि, पता है तुमको, समान वायु अग्नि को फूंकती रहती। दोषों का शोषण, सुखाती रहती। मतलब अगर शरीर में पित्त और कफ थोड़े बहुत बढ़ जाए, इतने नहीं कि कोई उपद्रव कर सके, पित्त और कफ अगर थोड़े बहुत बड़े होते तो पित्त का गुण होता है क्लेद, द्रवता, तो उसका शोषण वायु कर देती। क्षेपताम बहिर्मलानाम, शरीर के अंदर से मलों को बाहर भेजने का काम इसका। जैसे मल मतलब पुरीश, मूत्र और स्वेद। आगे वाली लाइन सुनना ध्यान से। स्थूल अणु स्रोतसाम भेताम, बॉडी में बहुत सारे माइक्रो चैनल्स होते हैं ऐसे, और जब बॉडी जैसे जैसे ग्रोथ करती है, ये चैनल्स जो है वो भी ग्रोथ करते हैं, और ये होता है सेल डिवीजन के थ्रू। और सेल डिवीजन करवाना काम है वायु का। तो विभाजन होगा इनका, स्रोतों का। और पाइप लाइन स्ट्रक्चर मानो आप इनको बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म, तो बीच में खाली स्थान चाहिए, वहां कौन रहती है? वायु। तभी उन स्रोतों में इधर से उधर चीजें मूव कर पाती। अगला कर्ता गर्भ आकृति नाम, सेल डिवीजन होता है, आपने सुना होगा, ब्लास्टोला मोरुला, ऐसे मोरुला ब्लास्टोला ऐसे स्टेज बनती है ना एम्ब्रियो की, तो वो सेल डिवीजन भी कौन करवाता है? वायु। आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय भूतो, ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको डायरी में लिखना। आए नहीं आए पर चीज बहुत अच्छी, मतलब अगर समझदार आदमी बनाएगा तो आ सकती है। आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, अनुवृत्ति मतलब आपकी जिंदगी जो चल रही है उसके, जिंदगी चल रही इन द सेंस मूवमेंट की सेंस में नहीं, आप जिंदगी में आगे जिए जा रहे हैं, उसका कारण कौन है? वायु। अब जब वो शरीर में प्राकृत अवस्था में बना रहता है, ठीक है। कल पढ़ेंगे शरीरगत कुपितवात, और शरीरगत कुपितवात में अपन पढ़ेंगे कि अगर शरीर की वायु कुपित हो जाए तो क्या क्या कांड कर सकती है आदमी के जीवन में, क्या क्या उथल पुथल, वो शरीर में क्या क्या उथल पुथल मचा सकती है, ठीक है। चलो जाओ पढ़ो। हाँ, अकेला अकेला वर्ड ही आता है, वायु के जो आपने अभी कर्म पढ़े थे ना, ये अकेले आते हैं कि ये क्या है, ये किसके बारे में लिखा है, ऐसे ही आएगा, अकेला अकेला आएगा, ठीक है। तभी तो अकेले अकेले पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अकेले अकेले थोड़ी पढ़ाता हूं। मतलब एक एक वर्ड आ सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे थे, बिल्कुल आ सकता है और आया है, ठीक है। जाओ पढ़ो, मौज करो, और रोज का रोज जरूर पढ़ो। और अगर आप एक काम और करना चाहो, मैं कोई उस चीज के लिए आपको वैसे नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें,
लेकिन मुझे पता है तुम बाद में जाके ऐसा करोगे। अगर तुम बाद में ऐसा करने वाले हो तो वो अभी से कर सकते हो। एक किताब आती है चरक प्रवेशिका, एक किताब आती है सुश्रुत प्रवेशिका। ये दोनों किताबें हैं बाय डॉक्टर शंकर लाल बुर्डक। ये क्या है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना यूजी टाइम में कि यार इतना बड़ा है इसको, तो इसने हर चीज को क्या कर रखा है टेबल फॉर्म, मतलब इन्होंने हर चीज को टेबल फॉर्म में दे रखा है, चार्ट फॉर्म में दे दिया। कोई जैसे लाइन है तो उसके पास में उससे रिलेटेड ईयर लिख दिया कि इस एग्जाम में आया हुआ है। इन दोनों किताबों को मैंने देखा है और ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है कि जब आप लास्ट में एग्जाम के लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो पीजी के लिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। संहिता पढ़ते रहना साथ में, लेकिन क्या होगा मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम से 4 महीने पहले तुम्हें कोई कहेगा तूने प्रवेशिका पढ़ी, प्रवेशिका क्या होती है, ऐसे वो नहीं हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा, बाकी तुम जो लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो उससे बाहर कुछ नहीं है। जो तुम पढ़ोगे वो सब पढ़ेंगे, जो तुम नहीं पढ़ोगे वो कोई नहीं पढ़ेगा, गारंटी इस चीज की। लेकिन बात क्या है कि मन का जो वहम है ना उसका इलाज नहीं है, और इस किताब से कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर तुम मंगवाने की सोचो बाद में तो तुम चाहो तो अभी मंगवा सकते हो। इस व्यक्ति, इस पब्लिकेशन का मेरे से कोई रिलेवेंस नहीं है, मुझे कोई कमीशन नहीं है और मैं इसको कोई इसका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये किताब नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उस टाइप में लिखी हुई है, और पिछले 4-5 साल से मैंने देखा है कि लास्ट में जाके बच्चे लेते हैं, फिर उसको प्रेशर फील करते हैं। तो आप अगर इसके लाने के मूड में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी ले आए। और जैसे चरक का जैसा आज 11वां पूरा हो गया तो पहले क्लास से पढ़ा, किताब से पढ़ा, अपना जो डायरी का किताब में लिखने का मैटर पढ़ लिया, फिर उसके बाद में प्रवेशिका में देख लो, उसमें 20 पेज का चैप्टर है तो उसमें 1.5 पेज में 2 पेज में होगा, तो आप ऐसे देख सकते हो अच्छा इसलिए ले। ये मेरी गारंटी, उसमें अलग कुछ नहीं मिल सकता, ये पक्की गारंटी है, एक शब्द इधर से उधर नहीं मिल सकता। लेकिन तुम्हारे लिए एक रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, जैसे 15-20 मिनट तूने पूरा चैप्टर एक फ्रेम में देख लिया। अगर तुम ऐसा करना चाहो कर सकते हो, ला सकते हो, और ये आपको उसमें मिल जाएगी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, अगर आप लाना चाहो तो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, और दुआ करना कि पेन सीधा चलने लग जाए। पेन तुम्हारी तरह उल्टा चलने लग गया, क्या करें बताओ। जाओ, टाटा।